फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10 का, जिसमें हम लोग VBI और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों को करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी वजह से इन क्वेश्चनों को करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहला जो सवाल कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, अभिकारक क्या है, जो अभिकारक आपका अभिक्रिया में भाग लेता है उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो आपका जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और आपका जो उत्पाद है उसकी जो उन तत्वों के परमाणु की जो संख्या है यदि बराबर है, समान होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें अभिकारक और परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन एक असंतुलित रासायनिक समीकरण जिस होता है जिसमें अभिकारक और परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है। तो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसको समझते हैं, क्योंकि सवाल में यही पूछा गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, क्योंकि उसमें अभिकारक और परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसको संतुलित करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश, जिस वजह से हम लोग का जितने भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित करना जरूरी होता है। तो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करना इसी वजह जरूरत पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान क्या हो, समान होते हैं। इसीलिए जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित करना जरूरी है, अनिवार्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सवाल है आपका, वायु में जलाने से पहले, मतलब वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो अक्सर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, इनके देखा होगा कि जो सामान्य स्थिति में जो मैग्नीशियम रिबन होते हैं वो क्या करते हैं, वो वायु की मौजूदगी में, मतलब वायु के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करती है और क्या बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है क्या करता है, मैग्नीशियम के ऊपर परत के रूप में जमी हुई रहती है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में जमी हुई रहती है, जिस वजह से क्या होता है, आपका जो मैग्नीशियम होता है वो जल्दी वो आसानी से आग नहीं पकड़ती है। तो मैग्नीशियम रिबन को आग में क्या बोलते हैं, उसको जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको सरेस पेपर से रेगमार से साफ करते हैं ताकि वो आसानी से उसमें आग पकड़ सके। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नीशियम सामान्यतः पर क्या करता है, नमयुक्त वायु की उपस्थिति में क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद क्या करती है, आपका मैग्नीशियम जो रिबन है उसके ऊपर परत जम जाती है, जिस वजह से क्या करता है, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या करते हैं, उसको सरेस पेपर अर्थात रेगमार से क्या करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से साफ करते हैं ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा हुआ हो वो क्या हो जाए, वो आपका हट जाए और फिर वो आसानी से अभिक्रिया करके आग लग सके। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले अच्छे से उसको साफ करते हैं रेगमार की सहायता से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। सवाल है आपका, क्या कहता है, जब लोहे की कील किसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4, क्या होता है सूत्र, CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। सवाल सिंपल सा है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के क्या करते हैं, घोल में क्या मिलाते हैं, लोहे की कील का मतलब Fe, मतलब लोहे की कील को मिलाते हैं तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा लोहे का जो कील है, जब वो जैसे ही आपका किसमें पहुंचता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में पहुंचता है तो उसका रंग बदल जाता है। क्यों? तो देखिए, क्योंकि आपका Fe जो होता है, Fe मतलब आपका लोहा जब किसमें पहुंचता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो वो क्या करता है, इस अभिक्रिया में, क्योंकि आपका इस समीकरण में, क्योंकि आपका Fe मतलब आपका लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, जिस वजह से क्या करता है, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है कॉपर सल्फेट के विलयन से। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, Fe आपका कॉपर को विस्थापित करता है और बनाता है FeSO4, और क्या बनाता है, और बनाता है आपका Cu, मतलब कॉपर को अलग कर देता है कॉपर सल्फेट के विलयन से। कौन, हमारा कि लोहे की कील अर्थात लोहा। तो जिस वजह से क्या होता है कि आपका कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है, पहले उसका जो कलर था वो कैसा था, वो नीला कलर का था, लेकिन बाद में जब वो क्या बना, FeSO4 बना, तो उसका कलर बदल गया, उसका कलर कैसा बन गया, हल्के हरे रंग का बन गया।
तो यही सवाल कहता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग इसी वजह से बदल जाता है क्योंकि आपका जो कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसमें क्या करता है, Fe आपका कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट मतलब FeSO4 क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है। और FeSO4 बनने से क्या होता है, हमारा जो रंग होता है वो क्या बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। वो गहरा नीला था कौन, कॉपर सल्फेट का रंग, अब वो क्या बन गया, हल्के हरे रंग का बन गया। समझ में आई बात। चलिए तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होता है, कॉपर विस्थापित मतलब हट जाता है और क्या होता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो गहरा नीला था तो वो हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यही वजह है कि हम लोग जब क्या करते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। इन सभी क्वेश्चनों को आप कॉपी में उतारिएगा और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने कह रहा है। मतलब ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है तीन, नीचे दो आपका समीकरण है तीन, ये तीनों आपका समीकरण क्या संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो इन असंतुलित रासायनिक समीकरणों को क्या करना है, हम लोगों को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये जानना चाहिए कि संतुलित करने का क्या तरीका है। तो संतुलित करने के हमारे पास जनरली दो तरीके हैं, एक है आपका अनुमान विधि और एक है बीजगणित विधि। तो यहाँ पर हम अनुमान विधि से इसको बना लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले इसका हम उत्तर लिखते हैं, मतलब यहाँ हल लिख। पहला आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है, H2 है प्लस क्या है, O2 है और क्या बनाता है H2O। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन कितने 2 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो है लेकिन ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है। इसी वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यदि 2 देते हैं तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु तो पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का 2 हो गया, मतलब क्या हाइड्रोजन का भी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो जाता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का 4 पूरा हो गया, देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, ऑक्सीजन का इधर भी 2 हो गया, इधर भी 4 हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका क्या बोलते, दूसरा नंबर है Fe प्लस आयरन प्लस H2O क्या बनाता है, FeO4 प्लस H2। देखो इस अभिक्रिया में आप देखिए ये आपका संतुलित नहीं है, असंतुलित है, मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब अनबैलेंस है। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान दें कि यहाँ Fe कितना 1 है, यहाँ भी Fe कितना 1 है। उसके यहाँ पर H2 हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4 है। यदि सॉरी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करें कि हमारा काम बन जाए, हमारा ऑक्सीजन क्या बोलते हैं 4 पूरा हो जाना चाहिए। यदि हम यहाँ ऑक्सीजन 4 देते हैं, मतलब ऑक्सीजन के लिए 4 देते हैं तो ऑक्सीजन तो पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 8 हो गया। तो फिर हमें यहाँ 4 देना पड़ेगा, 4 देने 8 हो गया। अब हाइड्रोजन आपका कितना, इधर 8 है इधर भी 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 हो गया, Fe 1 है, Fe 1 है, संतुलित हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग अगला सवाल बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर का क्या है आपका, मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है आपका MgCl3 प्लस H2। देखिए यहाँ पर Mg कितना है, मैग्नीशियम कितना 1 है, यहाँ मैग्नीशियम कितना 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 2 है, क्लोरीन कितना है 3 है। क्या यहाँ पर आपका क्लोरीन आपका 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना 3 है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन यदि यहाँ पर 2 है तो मान लो यदि 2 देते हैं, हाइड्रोजन तो 2 पूरा हो गया, मतलब हाइड्रोजन यदि 2 देते हैं तो पूरा हो जाता है, लेकिन क्लोरीन पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन के लिए 3 दे देते हैं, मतलब यहाँ पर क्लोरीन के लिए मैंने 3 दिया तो क्लोरीन 3 हो गया, इधर भी क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन 3 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, क्या हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन भी तो 3 हो गया। तो यदि हाइड्रोजन 3 हो गया तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 3 हो गया तो यहाँ पर मान लो कि 2 देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब यदि हम 2 दे दें तो 4 हो जाएगा, यदि 1 देंगे तो फिर आपका 2 ही रहेगा।
तो इस स्थिति को देखते हुए हम यहाँ पे क्या देते हैं, 4 देते हैं, क्या देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं आपका 2 देते हैं। कितना देते हैं, 2। तो क्लोरीन तो 2 हो गया, क्लोरीन 3 है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्लोरीन के लिए हम क्या दें, तो वो ऐसी स्थिति देखा जाए तो क्लोरीन के लिए हम हाइड्रोजन के लिए कितना 6 देते हैं, कितना देते हैं, 6 देते हैं, कितना देते हैं, 6 देते हैं। तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका उसके हिसाब से 2 देना पड़ेगा। मैग्नीशियम तो हो गया, क्लोरीन आपका क्या बोलते हैं 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर आपका क्लोरीन 6 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर 3 देना पड़ेगा, 3 दूनी 6 आपका हाइड्रोजन में पूरा हो गया। लेकिन मैग्नीशियम 2 है, इस वजह से यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अब देखिए आपका संतुलित हो चुका है। मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम आपका 2 है, आपका हाइड्रोजन कितना 6 है, क्लोरीन कितना 6 है। उसी तरह मैग्नीशियम कितना है, आपका 2 है, क्लोरीन कितना है, आपका 6 है, आपका हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। मतलब आपका ये आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। पहले असंतुलित था, मैंने संतुलित करके दे दिया। अब इस सवाल का बोलते हैं आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा है संयोजन अभिक्रिया क्या है और एक उदाहरण मांगता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मतलब हमने आपको बताया था अभिक्रियाएं बहुत सारी होती है, तो उनमें से एक अभिक्रिया पूछा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कितना होता है, जोड़ना। क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना। संयोजन का मतलब जोड़ना। तो लिखा क्या, जब 2 या 2 से अधिक क्या होते पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं या फिर यौगिक भी होती हैं। परस्पर मतलब आपस में क्या करते हैं, संयोग कर क्या होते हैं, नए भिन्न गुण वाले क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आपका क्या, जैसे हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 तत्व लिया और उसमें आपस में अभिक्रिया रिएक्शन किया, क्या बनाया, HCl बनाया। तो HCl जो है इसका गुण अलग है और इन दोनों का अलग अलग गुण है। मतलब हाइड्रोजन का अलग गुण है, क्लोरीन का अलग गुण है। उसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्या बोलते हैं आपका हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस O2 क्या बनाता है, आपका H2O। क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है, H2O। तो ये H2O जो बना है ये क्या है, आपका जल है। लेकिन वहीं पर आपका हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो दोनों ने परस्पर आपस में क्या हुआ, परस्पर संयोग किया और नए भिन्न गुण वाले, ये अलग भिन्न गुण बना कि नहीं बना, तो अलग नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। आपको एक उदाहरण माना था, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, इसी वजह से इसको ध्यान सुनिए। अगला सवाल है आपका जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। जो जिंक होता है, जिंक मतलब जड़यन जो होता है, उसको क्या करते हैं, यदि हम आयरन सल्फेट का मतलब क्या होता है, आयरन सल्फेट का मतलब होता है FeSO4 में डालते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं जिंक को जड़यन को, है ना, जिंक को किस में मिलाते हैं, आयरन सल्फेट FeSO4 में क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जड़यन होता है मतलब जिंक जो होता है वो Fe की तुलना में, मतलब हमारा लोहे की तुलना में जिंक जो है ज्यादा अभिक्रिया, ये क्या है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये ज्यादा क्या है आपका, अभिक्रियाशील है। और ज्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से क्या करता है, इस Fe को क्या करता है, विस्थापित करता है। इसके मतलब इसको विस्थापित करता है Fe को, किसके मतलब किसके विलयन से, तो आपका आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है और क्या बनाता है जड़यन SO4 और प्लस क्या बनाता है Fe, मतलब Fe को अलग करता है। तो वही बात को मैंने लिखा है कि जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को क्या करता है, विस्थापित करता है। विस्थापित मतलब उसको हटा देता है। क्यों ऐसा, तो क्योंकि आयरन जो होता है क्या होता है आपका, मतलब आयरन जो आपका Fe होता है, आयरन से ज्यादा क्या अभिक्रियाशील होता है कौन, जिंक। इसी वजह से क्या करते हैं, आपका जो जिंक होता है आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, आपका जो आयरन सल्फेट जो होता है उससे क्या करता है, आयरन निकल जाता है और जिंक क्या करता है, वहां पर जाकर के अभिक्रिया कर लेता है। मतलब आपका जिंक को विस्थापित कर देता, जिंक क्या करता है, Fe को विस्थापित कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते कमेंट बॉक्स में।
तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का अगला सवाल है, सवाल कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है क्या, कि किसी चीज को प्रतिस्थापित करना। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग के वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, किसी यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उसका क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। प्रतिस्थापन मतलब उसको हटाना। तो प्रतिस्थापन जो होता है दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये तत्व है, वहीं पर आपका ये शेल क्या है, एक यौगिक है। तो इस यौगिक से एक तत्व को क्या किया, विस्थापित किया, और आपका दूसरे तत्व को उससे संयोग किया। जैसे यहाँ पर आपका HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित किया और क्लोरीन आके इससे संयोग किया और क्या बनाया, आपका जिंक क्लोराइड बना, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। उसी तरह इस यौगिक एक यौगिक है और ये तत्व है, तो यहाँ पर जिंक क्या किया, आपका Fe मतलब फेरस सल्फेट जो है आपका जो है क्या किया, फेरस सल्फेट के विलयन से Fe को अलग किया और जडेना के विस्थापित हो गया, इसमें संयोग हो गया, मतलब इसको विस्थापित किया और इससे जुड़ गया और क्या बना, ZnSO4 और क्या बना, Fe। मतलब कि इस अभिक्रिया में आप देख पा रहे होंगे, इस अभिक्रिया में केवल और केवल क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। किसका विस्थापन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व का हुआ है। मतलब यहाँ पर एक तत्व का हुआ है, इसी वजह से इसको प्रतिस्थापन कहा जाएगा। यदि दो का विस्थापन होता तो उसको दो विस्थापन कहेंगे। इसी वजह से क्या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही तत्व का विस्थापन होता है। समझ में आई बात। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, तो जो श्वसन की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, सवाल है। तो ध्यान सुनिए, सवाल ये कि जब मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इस सवाल को हम लोग पहले अपने बायोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। एक्चुअली में श्वसन होता क्या है, जब हम लोग कोई भी चीज जो खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ बाहरी मतलब बाहर से लेते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, और ये जो हमारे भोजन है कहाँ पहुंचती है, ये हमारे क्या बोलते हैं कि कोशिकाओं में पहुंचती है। तो कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है, जो ग्लूकोज का जो निर्माण करती है, इस ग्लूकोज के टूटने से मतलब उसके ऑक्सीकृत होने से क्या होती है, हमारे ऊर्जा का निर्माण होती है, अर्थात ऊर्जा देती है। जब हम श्वसन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन देता है, मतलब ऑक्सीकृत करता है, और क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए श्वसन क्या कहते हैं, इसी वजह से श्वसन को आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी का ही मतलब क्या होता है, ऊष्मा आपका मतलब ऊष्मा बाहर निकलना। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलना। इसी वजह से क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, इसी वजह से श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। आई बात समझ में। चलिए क्लियर होगा आपको। अब हम लोग अगला सवाल बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका अगला प्रश्न है, वो लास्ट प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटिसिपेट। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका अभिक्रिया के बाद कुछ अवक्षेप बनेगा, मतलब कुछ बेकार, मतलब बेकार तो नहीं कह सकते, अवक्षेप मतलब किस तरह से पॉजिटिव बनेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड और क्या बोलते हैं आपका AgNO3, मतलब आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम क्या करते हैं, किसको अभिक्रिया करवाते हैं, आपका नमक को क्या अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। तो जो AgCl बनता है ये आपका क्या है, बता, अविलेय है, और ये अविलेय अवक्षेप बन जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ है, मतलब इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारे क्या बोलते क्वेश्चन किया, और ये सभी के क्वेश्चन एग्जाम में आपका बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में जरूर उतारिएगा वीडियो को पॉज करके, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जिस वजह से चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, घंटी आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।